प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी इस चीज़ को लेकर, 3 थ्योरम्स करे थे। आज उसी क्रम में 2 थ्योरम्स और हम लोग करेंगे और एक कोरोलरी भी करेंगे छोटी सी, एंड देन इसके बाद में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात करना है। फिर इसके बाद कोई मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है कि नहीं है ये हम लोगों को देखना है। तो इतना कुछ बचा हुआ है इस टॉपिक में, तो वेक्टर स्पेस ऑलमोस्ट इस टॉपिक के बाद में ख़त्म हो जाएगा। आइए ज़रा सबसे पहले तुम लोग 2 थ्योरम्स जो हमारे बचे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो पहला थ्योरम है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वेक्टर ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी। लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। जब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से उसी के ऊपर होता है तो उसको ऑपरेटर कहा जाता है, अदरवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी जितने आपके पास में आइगन वेक्टर हैं, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स के लिए जो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होते हैं उनका जो सेट है, उन वेक्टर्स का जो सेट है, आइगन वेक्टर्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कैसे काम करना है उसको समझते जाइएगा। बहुत ही आसान सी थ्योरम है और प्रूफ भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ लिखी हुई है वो लिख दीजिए। क्या प्रूफ में हम लोग शुरुआत करेंगे, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स वेक्टर्स of T corresponding to distinct eigen values lambda 1 lambda 2 dash dash lambda n। ठीक, that is T of alpha I is equals to lambda I alpha I, where I is equals to 1 2 dash dash n। ठीक है, I की वैल्यू n तक जाती है। तो भाई क्योंकि ये आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में ये वाली रिलेशनशिप होगी बाय द डेफिनेशन। ठीक है ना। वी विल शो सेट S is equals to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n is linearly independent। हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो सेट है वेक्टर्स का ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी और कई जगहों पर आपने इसका यूज भी करा होगा। इसमें किसी रिजल्ट को पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ किया जाता है, देन उसको n इज इक्वल्स टू m के लिए खुद मान लिया जाता है और फिर उसको m+1 के लिए प्रूफ कर लिया जाता है। और देन जब आप ये प्रूफ कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो n के लिए भी ट्रू है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी विल conclude our proof by mathematical induction theorem, right। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से उस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है। नाउ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, दैट इज लेट n इज इक्वल्स टू 1, देन set S contain
contain only one vector, and this vector is linearly independent, है ना, since each alpha I not equals to 0। भाई आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो सिंगल वेक्टर होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर वो जीरो ना हो। तो भाई क्योंकि सारे आइगन वेक्टर्स नॉन जीरो होते हैं हमेशा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर S में केवल एक आइगन वेक्टर रहा तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि द रिजल्ट इज ट्रू, मतलब इट मीन्स that is S is linearly independent if n is equals to 1। ठीक है, now again let S is linearly independent when n is equals to k। मान लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, that is S is equals to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha k is linearly independent। हमने ये मान लिया कि n is equals to k के लिए ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब k आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने मान लिया है। नाउ वी शो सेट S is equals to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha k और alpha k plus 1, that is for n is equals to k plus 1 set S is linearly independent। अब हम ये दिखाएंगे कि n is equals to k plus 1 के लिए जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम लोगों को दिखाना है। लेट अस सपोज A1 A2 dash dash a k plus 1 belongs to F, है ना, F यानी कि स्केलर्स हैं, belongs to F यानी कि स्केलर्स such that इस प्रकार हैं कि belongs to F such that इस प्रकार हैं कि यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे, इस प्रकार हैं कि A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash a k alpha k plus a k plus 1 alpha k plus 1 is equals to 0। मतलब मान लिया हमने कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं हम इसका इस वेक्टर्स का k प्लस 1 वेक्टर्स का इन k प्लस स्केलर्स के साथ में, तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है वो 0 है, ये हमने माना है। अब हम ये दिखाएंगे कि ये A1 A2 AK और AK प्लस 1 सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं, ये दिखाना है हमें। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट T ऑफ A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash a k plus 1 alpha k plus 1 is equals to 0। हमने दोनों और क्या ले लिया, T ले लिया, तो आई थिंक यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, इज इक्वल्स टू T ऑफ 0। दोनों और हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये वेक्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A1 T alpha 1 A2 T alpha 2 plus dash dash a k plus 1 T alpha k plus 1 is equals to 0 because T0 is equals to 0 और T is लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की उसको यूज कर लिया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि हर अल्फा की जो T इमेज है वो लैम्डा आई और अल्फा आई के इक्वल है। तो मतलब कि T ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अल्फा 1, ये लैम्डा 2 अल्फा 2, इसी तरह से ये लैम्डा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 के बराबर होगा। मतलब दिस इम्प्लाइज दैट
दिस इज इम्प्लाइज दैट A1 लैम्डा 1 और अल्फा 1, A2 लैम्डा 2 और अल्फा 2 प्लस डैश डैश A k प्लस 1 लैम्डा k प्लस 1 और व्हाट और अल्फा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको नाम दे दीजिए 2, राइट। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए बच्चों कि मल्टीप्लाई 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई 1 बाय देखो यहाँ पर a k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 है, लैम्डा नहीं है इसके साथ में, तो एक काम करना कि यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई 1 बाय लैम्डा k प्लस 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में लैम्डा k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है और इस 2 में से घटा देना है। तो अब जरा ध्यान दो भाई, यहां पर तुम मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा k प्लस 1 का, तो A1 अल्फा 1 तो कॉमन निकल आएगा और इसके साथ में है लैम्डा k प्लस 1 और ये है लैम्डा 1 और 2 में से एक घटाया है, मतलब A1 अल्फा 1 तो कॉमन निकल आएगा, A1 कॉमन निकला और अल्फा 1 कॉमन निकल गया। अंदर बचेगा, अंदर कितना बचेगा, यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया है कितने का, लैम्डा k प्लस 1 का, और यहां पर है लैम्डा 1, मतलब अंदर बचेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा k प्लस 1। फिर इसी तरह से प्लस दूसरे वाले टर्म में यहां पर और इस दूसरे टर्म में A2 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा k प्लस 1 और अल्फा k प्लस 1 नॉट k सॉरी यहाँ पर आएगा अल्फा 2, ठीक, प्लस डैश डैश। ऐसे ही जो लास्ट वाला टर्म होगा बच्चों, लास्ट से पहले वाला, उसमें क्या आएगा, उसमें यहाँ पर आएगा ak और यहाँ पर आएगा लैम्डा k माइनस लैम्डा k प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा k। अब जो लास्ट वाला टर्म है बच्चों, उसमें ज़रा देखो a k प्लस 1 है, ये a k प्लस 1 और लैम्डा k प्लस 1, इसमें आपने सॉरी अल्फा k प्लस 1, इसमें लैम्डा k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म और ये टर्म एक जैसा बन जाएगा, तो ये लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि दोनों ओर 0 है दोनों ही इक्वेशंस में, तो ये आपके पास में बेसिकली आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखो जरा ध्यान से, वास्तव में ये है क्या, A1 ये तो स्केलर है, तो ये पूरा एक स्केलर और अल्फा 1, ये पूरा एक स्केलर अल्फा 2 और ये पूरा स्केलर और अल्फा k और इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन k आइगन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0 है, लेकिन आपने ये माना था कि ये जो k आइगन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे लिखिएगा, सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा लैम्डा 2 माइनस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा A2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा डैश डैश, और यहाँ पर आ जाएगा AK ब्रैकेट लैम्डा k प्लस नॉट प्लस माइनस लैम्डा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसका मतलब ये जितने भी स्केलर्स हैं ये 0 हो जाएंगे क्योंकि ये वेक्टर्स तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आप जैसे ही इन स्केलर्स को 0 करते हो तो भाई ये दो चीज़ों का गुणा इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा 1 और लैम्डा k प्लस 1 ये तो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं, इसलिए ये वाला टर्म अगर आप 0 करेंगे तो लैम्डा 1 और लैम्डा k प्लस 1 इक्वल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी A1 A2 AK हैं इनको 0 होना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल्स टू 0, A2 इज इक्वल्स टू 0 डैश डैश AK इज इक्वल्स टू 0 because
लैम्डा आई कैनॉट इक्वल्स टू लैम्डा के प्लस 1, क्योंकि लैम्डा आई जो है या लैम्डा 1 के प्लस लैम्डा के प्लस 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए हैं। ठीक, अब इन वैल्यूज को a1 a2 ak, क्योंकि ये जीरो हो गए हैं, इन वैल्यूज को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। a1 0 a2 0 ak 0 है ना, यहां तक इतनी वैल्यू जीरो, तो बचेगा केवल ये। तो अब इसके बाद में काम अपना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस रिजल्ट को दे दो नंबर 3, ये 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इतनी चीज़ जो हम लोगों ने अभी तक समझी, समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, हमने जो कहा था क्वेश्चन में, वेक्टर्स लिए, आइगन वेक्टर्स लिए n करस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। अब आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिलेशन होता है वो बनाया। हमें ये प्रूफ करना था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम इसको करेंगे लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसके अकॉर्डिंग हमने माना कि अगर इन वेक्टर्स में n की वैल्यू 1 हो, मतलब कि अगर इस S में केवल एक ही आइगन वेक्टर हो, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो वेक्टर तो नॉन जीरो है। और एक सेट में अगर एक ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाँ, अगर वो जीरो होता तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, पर आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है, इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देन इसके बाद हमने मान लिया कि ये जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है व्हेन n इज इक्वल्स टू k, मतलब k वेक्टर्स के साथ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि k प्लस 1 वेक्टर्स के साथ में भी ये सेट जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने भाई लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, फिर दोनों ओर t ले लिया, फिर इसके बाद में लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, फिर इसके बाद T∝1 T∝2 T∝k+1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। हमने इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में ये रिजल्ट्स आए। अब क्योंकि ये जो वेक्टर्स थे लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, इसलिए ये सारे स्केलर्स जो हैं जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से हमें निष्कर्ष मिल जाएगा कि a1 से लेके ak तक जीरो हैं। अब इन सभी वैल्यूज को, ये जो स्केलर्स की वैल्यू जीरो आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये सारे स्केलर्स की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। पुट a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू ak इज इक्वल्स टू 0 इंटू 1। इनको 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ak प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा ak plus 1 is equals to 0 because alpha k plus 1 cannot equals to 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, ये आइगन वेक्टर है, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। So it means that this implies that a1 is equals to a2 is equals to ak is equals to ak plus 1 is equals to 0. So this implies that alpha 1 comma alpha 2 dash dash alpha k plus 1 are linearly independent vectors। ठीक, तो अगर अब ये k plus 1 linearly independent vectors हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि set S is linearly independent when n is equals to k plus 1. So this implies that this n is equals to k plus 1. So this implies that set S is linearly independent for all n belongs to capital N। यानी कि किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, सॉरी, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसमें कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह से ये आपकी जो थ्योरम थी पहली वाली, ये कंप्लीट हुई। इस ही थ्योरम से रिलेटेड एक और रिजल्ट है, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। वो रिजल्ट ये है कि थ्योरम ये कहती है कि कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए कि कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V, तो थ्योरम ये कहती है कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में n से ज़्यादा आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। आई रिपीट, थ्योरम ये कहती है कि किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में
n से ज़्यादा आइगन वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। समझ में आया? n से ज़्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, ये थ्योरम हमसे कहती है। इसको प्रूफ करने के लिए आप उल्टा मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? आप मान लीजिएगा कि उस वेक्टर स्पेस में n+1 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स, n+1 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें डिस्टिंक्ट n+1 आइगन वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग n+1 आइगन वेक्टर्स भी होंगे, ठीक है ना, आइगन वेक्टर्स भी होंगे। और जो थ्योरम अभी आपने करी है कि ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ये डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर हैं, तो ये जो n+1 वेक्टर्स का जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर ये n+1 वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी भी सेट में n से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये मानना कि n+1 आइगन वैल्यूज उसके अंदर है, ये गलत है। तो इस तरह से आप इस थ्योरम का प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये इस थ्योरम से कोरिलेट है। अब एक थ्योरम और बचा है, आइए उसको करते हैं। नाउ बच्चों, इस एक थ्योरम के ऊपर और बात करेंगे। थ्योरम हमसे कहता है लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन एन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। मतलब T जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के ऊपर। देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो ये जो तीन स्टेटमेंट है ये अपने आप में इक्विवेलेंट होंगे। पहला, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T। अगर लैम्डा T का आइगन वैल्यू है, द ऑपरेटर T माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। मतलब कि ये जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, और अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू होगी किसकी? T के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनको बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए पता है क्या तरीका होता है? इसका तरीका होता है कि 1 से हम लोग प्रूफ करेंगे सेकेंड, ठीक है। तो 1 से सेकेंड प्रूफ करने का मतलब ये है कि हम मान लेंगे कि जो लैम्डा है वो एक आइगन वैल्यू है T का। तो यहां पर लिखिएगा लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T, then there exists a alpha not equals to 0 such that T of alpha is equals to lambda alpha। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो T अल्फा है वो इक्वल होगा लैम्डा अल्फा के, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता ही है हमेशा, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं T ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा। अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं I ऑफ अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि I जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है। आप यहाँ लिख दीजिएगा I इज आइडेंटिटी मैपिंग, ये एक आइडेंटिटी मैप है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आएगा, ठीक। नाउ दिस इंप्लाइज दैट T ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा I अल्फा इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट T माइनस लैम्डा I और यहाँ पर आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि भाई T माइनस लैम्डा I ये एक मैपिंग में मल्टीप्लाई है एक स्केलर का, ये अपने आप में एक मैपिंग है। तो एक मैपिंग एक मैपिंग के लिए इस वेक्टर अल्फा जो कि 0 नहीं है उसकी जो इमेज है वो 0 आ रही है। तो अगर किसी नॉन जीरो वेक्टर की इमेज 0 आ जाती है तो उस ऑपरेटर को, जो उस अल्फा पर ऑपरेट हो रहा था, उसको हम लोग सिंगुलर ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट T माइनस लैम्डा I इज सिंगुलर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप। सो ये T माइनस लैम्डा I एक सिंगुलर ऑपरेटर हो गया है, समझ में आ गया। अब T माइनस लैम्डा I सिंगुलर हो गया तो ये दूसरा चीज आपकी प्रूफ हो गई। अब दूसरे से तीसरा प्रूफ करेंगे, तो दूसरे से थर्ड, तो
तो दूसरे से थर्ड प्रूफ करने के लिए क्या, लेट t माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर हुआ बच्चों तो इसका मतलब ये हो गया सो देयर एग्जिस्ट अ alpha not equals to 0 such that t minus lambda I alpha is equals to 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली चीज हो जाएगी क्या, 0। अब इसका मतलब समझिए, अगर किसी मैपिंग की नॉन जीरो वेक्टर के लिए इमेज जो है वो 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स बनाया जाएगा उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि वो जो मैप है एक तरह से जीरो मैप की तरह काम कर रही है, जो कि हर नॉन जीरो वेक्टर को किस पे लेके जा रही है, 0 पे लेके जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ऑफ t minus lambda I is matrix of t minus lambda I is of rank less than dimension of v। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रैंक होगी वो डायमेंशन ऑफ v से कम होगी, और जैसे ही आप ये लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट a, डिटरमिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू 0, और इट मीन्स दैट डिटरमिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का या इस मैप का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि एक सिंगुलर मैप है। ये ध्यान रखिएगा, इस सिंगुलर मैपिंग का कभी भी इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो ये सेकंड से थर्ड भी प्रूफ हो गया। अब आपको थर्ड से फोर्थ प्रूफ करना है, सॉरी थर्ड से 1। सो थर्ड इम्प्लाइज 1। सो थर्ड इम्प्लाइज 1 के लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ये ले लेंगे, लेट डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि t माइनस लैम्डा I इज सिंगुलर। तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर मैप हो गया, और अगर ये सिंगुलर मैप हो गया तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट t माइनस लैम्डा I ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि t अल्फा माइनस लैम्डा I अल्फा इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स t अल्फा is equals to lambda I alpha, and this means that t of alpha is equals to, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे lambda alpha, because I is identity mapping, identity map। so this is equals to this one। इसका मतलब ये हो गया कि alpha is an eigen vector of t and lambda is eigen value of t। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा एक आइगन वेक्टर होगा और t जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी। तो यही हम लोगों को दिखाना था कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम भी बच्चों कंप्लीट हो गया। थ्योरम में जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं बहुत आसान से हैं और आसानी से प्रूफ किए जा सकते हैं। अब हम लोग बच्चों जब इतना सब पढ़ लेते हैं कि भाई हाँ, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं, और हम लोग पिछले वाले रैंक नलिटी वाले मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ के आए हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। तो जब आप किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के साथ में कोरिलेट करते हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही आइगन वैल्यू आइगन के वैल्यू के साथ वेक्टर के साथ कोरिलेट करते हो, तो फिर ये मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू और आइगन
वेक्टर कोरिलेट हो जाते हैं आपस में। इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स के लिए भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं और वो वही होंगे जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर होंगे। और किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो मतलब अगर उसमें से मैक्सिमम जो आइगन वैल्यूज निकल सकती हैं वो उतनी ही निकल सकती हैं जितना कि उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उतने ही उसकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकल सकते हैं, यानी कि उस मैट्रिक्स से भी उतने ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं। अब हम लोग आने वाले लेक्चर में किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, अब उस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालना सीखेंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर लीनियर अलजेब्रा में किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना सीखा होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोगों को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स निकलते हैं उन आइगन वेक्टर्स से आगे चल के किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स प्रूफ किया जाएगा। यानी कि ये जो आइगन वेक्टर्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग, ये उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स दिखाने में मददगार साबित होते हैं और उन्हीं की मदद से हम दिखाते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है कि नहीं है, मतलब उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। और कन्वर्ट करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा या डायगोनल बनेगा वो आइगन वैल्यूज ही होंगी उस मैट्रिक्स या उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसका कि वो मैट्रिक्स है। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर में करेंगे और लगभग 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे हम लोगों को इस टॉपिक को फिनिश करने में। तो ये वेक्टर स्पेस पूरा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।